हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी इम्पॉर्टेंट थ्योरी के पोर्शंस को, यानी उन टॉपिक्स को जो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी कि आप जो थंबनेल में देख रहे हैं, जो लिखा हुआ था कि आप 100% थ्योरी में स्कोर कर सकते हैं और इन्हीं में से सब कुछ आएगा, और ये कोई झूठी बात नहीं है। आई गारंटी इट। आप जब वीडियो पूरा देख लेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। आपको इस वीडियो में वो हर एक टॉपिक पता चलेगा जो आपको पढ़ना चाहिए। आप बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस कई साल के जब स्टैट्स को समझेंगे, देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये वो टॉपिक्स हैं जो अल्टरनेट ईयर्स में आते रहते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इन चीज़ों पर आपको कमांड हासिल करना पड़ेगा, इन चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। और सिर्फ मैं आपको आज के वीडियो में टॉपिक्स नहीं बताऊंगा, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी कुछ कुछ चीज़ों के एक्सप्लेनेशन की, वहाँ वहाँ उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। तो इस सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वीडियो अंत तक देखें, तभी मेरे थंबनेल में लिखे हुए बातों का असली मतलब निकलता है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अपने पहले चैप्टर जो कि है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। तो एज यू ऑल नो कि हमारा जो सिलेबस है वो बटा हुआ है 3 टोटल पार्ट्स में, या कह सकते हैं टोटल 3 बुक्स में बांटा हुआ है, जिसमें से एक एनपीओज है एंड पार्टनरशिप अकाउंट्स है, सेकंड वन इज़ कंपनीज अकाउंट है, एंड थर्ड वन इज़ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहले हम बात कर रहे हैं चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें तैयार क्या करना है, एग्जाम्पल्स ऑफ एनपीओज। बहुत ईजी है बट स्टिल आपको इसे इग्नोर नहीं करना है। लाइक स्कूल है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, क्लब है, हॉस्पिटल्स हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनपीओज। नेक्स्ट इज़ फीचर्स ऑफ एनपीओज, जिसमें कुछ पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट कर दिया। उन चीज़ों को खासकर आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चन पेपर में वो चीज़ देखने को मिल सकती हैं। वैसे आप जानते ही होंगे कि एनपीओज का जो ब्लूप्रिंट में वेटेज है वो 6+3+1 है, मतलब एक नंबर की ही एक थ्योरी है। जिनको एक नंबर समझ में आता है कि बहुत कीमती है, उनको इस पर थोड़ा सा तो वक्त देना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप लोग अगर ये सोच लेते हैं कि एक नंबर बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो आपको लगेगा कि फिर बेकार है। इस तरह से हम करते करते बहुत चीज़ों को छोड़ देंगे और अपने मार्क्स अच्छे नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए अगर एक चैप्टर में एक थ्योरी कंफर्म है तो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आप मिस कर बिल्कुल ना करें इसको। तो फीचर्स ऑफ एनपीओ में ओनरशिप, मैनेजमेंट, फंड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एटलीस्ट इन चारों पॉइंट ऑफ व्यू से फीचर्स को जरूर से जरूर तैयार करें आप। नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओज। एनपीओज में कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं, तो एज यू ऑल आर ऑब्जर्विंग इन दिस क्लिप, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीनों ही हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं एक एनपीओ के, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने, सिर्फ 3 ही पॉइंट्स मैंने आपको कहे पढ़ने के लिए एनपीओ से, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। नेक्स्ट है आपका मीनिंग ऑफ रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। और मीनिंग ऑफ रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ नहीं, जो पढ़ना है मैं आपको यहाँ सामने दिखा दे रहा हूँ कि इट इज़ अ समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, इट रिकॉर्ड्स items of all nature, that is revenue and capital, then it is an asset account, then it is prepared on cash basis of accounting। तो देखिए, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट की मीनिंग एग्जाम में आए ऐसा कुछ हमें नहीं लगता। हमें ये लगता है कि रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स के इनडायरेक्ट जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो कुछ इस तरीके से कि किस बेसिस पर हमारा रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनता था, जवाब मिला कैश बेसिस। या फिर पूछ लिया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या है, तो नेचर है एसेट्स अकाउंट। या पूछ लिया कि इसमें किस नेचर के आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑल नेचर, दैट इज रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर। या फिर इसकी मीनिंग पूछेंगे तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि इट इज समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए किसी भी तरीके से। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। सुटेबल बेसिस से आपको बुक में डिफरेंसेस मिल जाएंगे, आप जरूर से जरूर पढ़ें उसको। देन कॉन्सेप्ट्स ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हम प्रैक्टिस करते हैं।
देन मीनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। आपको इन कुछ चीज़ों के मीनिंग पता होने चाहिए थ्योरेटिकल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज ट्रीटमेंट तो वैसे पता ही होगा न्यूमेरिकल अगर कर रहे हो आप तो। एंडोमेंट फंड, लाइफ मेंबरशिप फीस, लीगेसी एंड ऑनोरेरियम। जिसमें से बताना चाहूँगा आपको, एंडोमेंट फंड्स एक लाइबिलिटीज़ है, लाइफ मेंबरशिप फीस भी लाइबिलिटीज़ है, लीगेसी भी लाइबिलिटीज़ हैं। जब तक स्पेसिफिकली इनके बारे में कुछ ना बोला जाए, ये सब लाइबिलिटीज़ ही होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। और ऑनरेरियम एक एक्सपेंस होता है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में आता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इन चीज़ों को तैयार करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि हम जो है अपने एनपीओज़ के चैप्टर्स का थियोरेटिकल पार्ट कवर अप कर लेंगे, उसमें मार्क्स कभी नहीं गवाओगे आप। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है सीरीज़ में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एक बहुत ही वास्ट, या कहें ऐसा तो हमारे सिलेबस का सबसे वास्ट हिस्सा है पार्टनरशिप, क्योंकि इसमें पार्टनरशिप का पहले तो फंडामेंटल आता है, उसके बाद पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन का यूनिट आता है जिसके अंदर चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ पढ़ते हैं। देन उसके बाद आता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो बहुत ही वास्ट हिस्सा है ये पार्टनरशिप। तो इसमें थियोरेटिकल पॉइंट सबसे ज़्यादा अगर आपको कहीं मिलेंगे तो वह है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप जरूर तैयार करें, एंड उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने पार्टनरशिप का डेफिनेशन तैयार पहले से ही किया हुआ है क्लास 11th में एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज़। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ पार्टनर्स, फर्म एंड फर्म्स नेम। तीन टर्म्स बहुत मिलते जुलते हैं। पार्टनर कौन होते हैं, फर्म क्या होता है और फर्म्स नेम क्या होता है। तो पार्टनर्स का मतलब कि वो मेंबर्स जो पार्टनरशिप में ज्वाइन करते हैं, लाइक ए, बी एंड सी, ये कौन है, पार्टनर्स है। अब फर्म क्या है, तो फर्म मतलब वो बिजनेस जिसको वो कर रहे हैं कैरी, ए, बी और सी मिलकर एक बिजनेस चला रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ फर्म। नाउ फर्म्स नेम क्या है, यानी इस बिजनेस का नाम क्या रखा है इन लोगों ने, दैट इज कॉल्ड फर्म्स नेम। तो बहुत क्लोज टर्म्स है बट मीनिंग पता होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग डिफाइंड है, जो होने ही चाहिए, जैसे कि टू और मोर पर्सन। ठीक है, कम से कम दो या उससे ज़्यादा लोग होने चाहिए, जिसके अंदर हम ये तैयार करेंगे कि व्हाट इज़ द मिनिमम एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। देन एग्रीमेंट, यानी पार्टनर्स के बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट होता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है एंड ओरल भी हो सकता है। देन लॉफुल बिजनेस, एंड लास्ट वन इज प्रॉफिट शेयरिंग। ये मोटिव होना चाहिए, याद रखोगे आप। अगर ये तीनों चीज़ें अवेलेबल है, टू या टू से ज़्यादा पर्सनस हैं, एग्रीमेंट भी है, लॉफुल भी है, बट उसमें अगर प्रॉफिट शेयरिंग मिसिंग है तो वो पार्टनरशिप नहीं कहला सकता। तो इन बातों को अक्सर केस स्टडी या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज़ करके उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राइट्स ऑफ पार्टनर्स। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, थ्योरेटिकली आते रहते हैं एग्जाम में, जिसमें आपको क्या करना है, वेरियस क्रिटिकल सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू द राइट्स ऑफ पार्टनर्स। आप अपने बुक को, चाहे वो आप टी एस ग्रेवाल बुक यूज़ करते हो, चाहे डी के गोयल या किसी और तरह का पब्लिकेशन यूज़ करते हो आप, तो अगर उसके चैप्टर एंड में आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे पार्टनर्स के राइट्स के ऊपर डिपेंड करते हुए। नेक्स्ट इज रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ डीड, वेरियस रिलेटेड केसेस। तो जैसा आप जानते हो कि रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में पहले जैसे आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ ना बोला हो तो आप इंटरेस्ट नहीं लगाते, यानी कि 0%। फिर आपका आता है नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ ना बोला हो तो उसको भी चार्ज नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सैलरी के बारे में एंड कमीशन यानी रेम्यूनरेशन के बारे में, तो वो भी जीरो होता है, नील होता है। देन आपका आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको कि हम मान लेते हैं इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इक्वल, जैसे कि 1:1 अगर दो पार्टनर्स है तो। और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं बोला गया होता है डीड में, तो हम लोग उस केस में उसको 6% पर एनम अज्यूम करते हैं। तो ये वो रूल्स हैं जिसको कि हम डीड के ना होने पर अप्लाई करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है आपका लायबिलिटी ऑफ माइनर पार्टनर। एक्चुअली माइनर पार्टनर की लायबिलिटीज़ क्या होती है, लिमिटेड होती है, लेकिन जब वो माइनर से मेजर पार्टनर यानी एडल्ट पार्टनर में एंटर करता है तो उसके कंडीशंस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसके ऊपर क्रिटिकल क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एक सिंपल सी बात है, जब वो माइनर था तब उसकी लायबिलिटी लिमिटेड थी, लेकिन जब वो एक मेजर पार्टनर बनेगा, एक अडल्ट पार्टनर बनेगा, तो उसकी लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड। बट उसमें भी कुछ कंडीशंस आपको समझने होंगे, कि अगर वो उसके बाद फर्म कंटिन्यू करना चाहता है तो फर्म के बैक टाइम का, जब वो एक माइनर पार्टनर था तो उस समय जो लॉस की हिस्सेदारी थी वो अब उससे रिकवर की जाएगी। और अगर वो पार्टनर नहीं बनने रहना चाहता है तो उसको एक स्पेसिफाइड टाइम में फर्म को नोटिस देना पड़ता है कि वो फर्म छोड़ेगा। ठीक है ना, तो ये कुछ बातें होती हैं जो आपको जाननी होंगी टुवर्ड द लायबिलिटीज ऑफ माइनर पार्टनर। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड चार्ज विद एप्रोप्रिएशन विद एग्जाम्पल। तो जैसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा आइटम जो कि पे करना पड़ता है विद कंपल्सन, देयर इज नो एक्सक्यूज कि प्रॉफिट कम है या लॉसेस है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, ये पे करना ही पड़ता है चाहे जो हो जाए। या जैसे कि रेंट टू द लैंडलॉर्ड, ठीक है ना, रेंट भले पोस्टपोन हो सकता है, आगे दे सकते हैं, लेट करके दे सकते हैं, लेकिन देना ही पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि हमारे लिए क्या नेचर रखते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और चार्ज विथ एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई आइटम जिसको कि पे करना पड़ता है एज पर द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट्स अवेलेबल, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देते हैं जब प्रॉफिट होता है, कम प्रॉफिट होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसी प्रपोर्शन में रिड्यूस हो जाता है। तो इसी के एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं, मीनिंग भी याद रखनी है। देन आता है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर आपका आता है फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के ऊपर आपको थियोरेटिकल पॉइंट तैयार करने हैं, जिसमें आपको बेसिक चीज़ों को तैयार करना वो है नंबर ऑफ अकाउंट, जैसे कि फिक्स्ड कैपिटल में कितने अकाउंट बनते हैं, दो, कौन कौन से, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही बनता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। देन दूसरा पॉइंट आपका आता है, हाँ, सेकंड पॉइंट आपका आता है आइटम ट्रांसफ़र, यानी कि फिक्स्ड मेथड में सारे आइटम कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं। तो बेसिकली फिक्स्ड मेथड में सारे एडजस्टमेंट जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं करंट अकाउंट में, और जो आपके नॉर्मल चीज़ें कैपिटल से रिलेटेड होती हैं वो आपके कैपिटल अकाउंट में जाती हैं। लेकिन वही बात करें अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, तो उसमें सारे एडजस्टमेंट जाते हैं कैपिटल अकाउंट में। फिर बात करें हम बैलेंसेस की, तो बैलेंसेस में ये कहा जा सकता है कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स होता है, यानी क्रेडिट होता है, बट फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल चेंज भी हो सकता है, डेबिट या क्रेडिट, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जिसके बेस पे आपको दोनों का डिफरेंस तैयार करना है। नेक्स्ट आता है आपका ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। कैपिटल के अगेंस्ट में ड्राइंग्स का क्या मतलब होता है, इसकी थ्योरी आप जरूर से ज़रूर पढ़ें, जिसका मतलब होता है कि ये हमेशा कैपिटल के इंटरेस्ट को निकालने के लिए माइनस होता है, एंड दैट इज बेसिकली विड्रॉल फ्रॉम द पर्सनल कैपिटल ऑफ द बिजनेस, ठीक है। बिजनेस में जो आपने कैपिटल लगाया होगा उसमें से जो विड्रॉल करते हैं दैट इज कॉल्ड ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल, और इस पर कोई इंटरेस्ट ड्राइंग्स भी नहीं निकलता। देन आता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। बिजनेस का प्रॉफिट जो होता है उसको अगर आप विड्रॉ करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स, और फाइनली उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगता है, और उसको यूज़ नहीं किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट आता है आपका एवरेज मंथ्स while calculating interest on drawings under the various cases। अब वेरियस केसेस मतलब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, मिडिल ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो ऐसे केस में कौन कौन से एवरेज मंथ यूज होते हैं उनको लेकर के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है गुडविल वैल्यूएशन का। ना गुडविल वैल्यूएशन में क्या होता है, सबसे पहले थियोरेटिकली हमें जानना जरूरी है कि गुडविल क्या है, एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ गुडविल आपको पता होनी चाहिए। देन फीचर्स ऑफ गुडविल कोई भी तीन, देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड टू गुडविल, और जो कि क्या होता है आपका AS 26, यानी आपको पता होना चाहिए कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गुडविल को ट्रीट करता है, जिसके बारे में बताता है, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ गुडविल, जिसमें दो तरह गुडविल्स होते हैं, एक सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होता है जिसको कि हम वैल्यू करते हैं, जिस भी क्वेश्चन में आप पढ़ते हैं ना, गुडविल वैल्यू करना है इस मेथड से उस मेथड से, तो वो होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसके बदले हम कोई मनी वर्थ खर्च नहीं करते हैं, बस सिंपली उसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और ये कभी भी हमारे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होता। और दूसरा आता है आपका परचेज गुडविल, ये वो गुडविल है जिसके बदले आपने कोई ना कोई मनी या मनी वर्थ में कंसिडरेशन पे किया होता है, दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल, और यही वो गुडविल होता है जो आपके बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है जब आपको गुडविल वैल्यू करना पड़ता है। तो देखिए ये वो लिस्ट है जो जिस जिस केसेस में हमको गुडविल वैल्यू करना पड़ता है, जैसे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ये सब क्या है हमारे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म, देन सेल ऑफ बिजनेस, देन अमलगमेशन, जिसका मतलब जब एक से ज़्यादा फर्म आपस में मिल जाती हैं, एंड देन कन्वर्जन इनटू अ कंपनी। तो इन सभी केसेस में आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना ही पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। किसी फर्म की गुडविल ज़्यादा होगी कि कम होगी, इस सब कुछ कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हाईलाइट करके दे रहा हूँ, आप इनको जरूर पढ़ेंगे। एफिशिएंट मैनेजमेंट या एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आपका एफिशिएंस होगा तो गुडविल भी बहुत अच्छा होगा, और एफिशिएंसी लेवल कम होगा तो गुडविल भी कम होगा।
लोकेशन, अगर आपका बिजनेस फेवरेबल लोकेशन में एग्जिस्ट करता है तो आपकी गुडविल भी अच्छी बनेगी, और अगर लोकेशन एडवर्स होगा या फेवरेबल नहीं होगा तो गुडविल उतनी अच्छी नहीं बनेगी। क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसका तो बहुत सीधा सा कनेक्शन है हमारे गुडविल से। जितना ज़्यादा हमारा क्वालिटी गुडविल मतलब गुड्स का और सर्विस का बेहतर होगा, उतना ही गुडविल हमारा हाई होगा। मार्केट सिचुएशन, नेचर ऑफ बिजनेस, ये कुछ वो पॉइंट्स हैं जिन सब के बेस पर हम जानने की कोशिश करेंगे गुडविल की वैल्यू में कैसा असर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ परचेज ईयर। आमतौर पर हम सभी को पता होता है गुडविल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर से, जो अक्सर होता है 2, 3, 4 ऐसे दिया होता है काउंटिंग में, ठीक है ना, नंबर्स में, डिजिट्स में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया एग्जाम में कि ये परचेज ईयर एक्चुअली क्या होता है, या मान लीजिए आपको एक स्टेटमेंट लिख के मिला और पूछा गया कि ये किस चीज़ के बारे में बोला जा रहा है, तो उसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। जैसे क्या है मीनिंग, कि नंबर ऑफ ईयर फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब होता है वो नंबर ऑफ ईयर, जैसे हम कहते हैं 2 ईयर्स परचेज का मतलब 2 साल तक पॉसिबिलिटी है कि फर्म उसी सेम रेट में प्रॉफिट कमा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट चैप्टर आपका है चेंज इन पीएसआर यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसके अंदर आपको पढ़ना जरूरी है मीनिंग ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अक्सर आप सभी लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। एक क्या आप लोग जानते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, इसको भी कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हम सब जानते हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्चुअली होता क्या है, मीनिंग क्या है उसकी, तो जरूर से जरूर पढ़ें उसको बुक में पेज पलट कर। देन सर्कमस्टांसेस व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, वो कौन कौन सी स्थितियां हैं जब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने ही पड़ते हैं, लाइक चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। ये हमारे सिलेबस के भी चैप्टर्स हैं और इन्हीं सब में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जैसे कि राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर आफ्टर एडमिशन, नए पार्टनर को एडमिट करने के बाद जो उसके राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड राइट टू शेयर इन एसेट्स। देन हाउ अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, एक नया पार्टनर बिजनेस में कैसे ज्वाइन कराया जाता है। तो इसका सीधा सा जवाब है, ये बोर्ड में एक बार आ भी चुका है, बहुत डायरेक्ट आंसर है इसका, कि विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। देन नेक्स्ट इज नीड फॉर ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, किसी फर्म में एक पार्टनर को एडमिट करते हैं तो क्यों, उसकी क्या ज़रूरत है हमको। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे एक रीज़न कि टू इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, ठीक है, या फिर टू इंक्रीज द मैनेजरियल स्किल्स इन द बिजनेस, ये सब हो सकते हैं रीजंस। नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है पार्टनरशिप का, जो कि लास्ट चैप्टर है पार्टनरशिप में, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जिसके अंदर की हमें पढ़ना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखिए बहुत क्लोज है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो सबसे बड़ी बात कि पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में बिजनेस बंद नहीं होता है और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस बंद हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। तो इन सब में तो भाई रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक तरह से फर्म का नया फर्म बन रहा है, ना कि फर्म बंद किया जा रहा है। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब बिजनेस को ही बंद कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक रिलेशन होता है ना एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, तो वो रिलेशन खत्म करके एक नया रिलेशन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब बिजनेस को ही बंद कर दिया। नेक्स्ट आपका आता है वेरियस मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, जिसमें कुछ मोड्स हैं जैसे कि केसेस ऑफ कंपलसरी डिसोल्यूशन एंड केसेस ऑफ डिसोल्यूशन बाय कोड, इनको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं। नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 48, डिसोल्यूशन केस में पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 48 के कुछ रूल्स हैं रिगार्डिंग सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट, तो उसको जरूर से जरूर पढ़ें आप। देन वेरियस केसेस फॉर सीक्वेंस ऑफ पेमेंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के टाइम पर सबसे पहले किसको पे करते हैं, बाद में किसको पे करते हैं, इन सब चीज़ों का सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ पेड ऑफ होती हैं, फिर इंटरनल लायबिलिटीज़। एक्सटर्नल में जैसे कि आउटसाइडर से लिया गया लोन सबसे पहले पेड ऑफ होता है, फिर पार्टनर्स का जो लोन होता है वो पहले पेड ऑफ होता है, फिर इंटर पार्टनर्स का कैपिटल पेड ऑफ होता है। इस सीक्वेंस को हम फॉलो करते हैं, तो वो सब चीज़ें भी आप बुक में जरूर पढ़ें। नाउ अब हम आते हैं, एंटर करते हैं सेकंड सेक्शन में, जो कि कंपनीज अकाउंट का है, जिसमें पहला चैप्टर आता है आपका शेयर्स। एक बड़ा ही काफ़ी बड़ा ही चैप्टर है ये। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कंपनी तैयार करनी है आपको, जो अगेन आप लोगों ने 11th में पढ़ी हुई है। नेक्स्ट आता है आपका फीचर्स ऑफ कंपनी, जिसमें कुछ पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया कि इतना जरूर पढ़ें। सेपरेट लीगल एंटिटी को पॉइंट दिमाग में रख कर तैयार करिए। परपेचुअल सक्सेशन या परपेचुअल एक्सिस्टेंस, देन कॉमन सील, इन कुछ पॉइंट्स को जरूर तैयार करें आप। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कंपनी, जिसमें कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड ओपीसी, ओपीसी
वन पर्सन कंपनी और उसके 3 फीचर्स जरूर से जरूर पढ़ें। देन लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनी क्या होता है वो जरूर पढ़ लें मीनिंग के तौर पर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होते हैं, ये सब आपको इसी चैप्टर के स्टार्टिंग पेजेस में मिल जाएंगे। देन डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, नंबर ऑफ मेंबर्स एंड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इन 2 पॉइंट्स को दिमाग में रख करके इनके डिफरेंस को जरूर तैयार करें। तो देख सकते हो ये मैक्सिमम चीज़ें ऐसी हैं जो आपने क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज़ में ऑलरेडी पढ़े हैं, लेकिन वो बात आपको पढ़े हुए 1 साल बीत चुके हैं। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, यानी कि चाहे 11th के बुक से चाहे अपने 12th के अकाउंटेंसी के बुक से, तो आपका ये सेक्शन डाउटफुल रह जाएगा, वीक रह जाएगा, और एग्जाम में अगर इसमें से कुछ भी आता है तो आप उसको रिस्क पर ले जाओगे। और हमारा टारगेट ही है, मकसद ही है कि थ्योरी में 100% स्कोर करें हम। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो न्यूमेरिकल हम अटैम्प्ट करते हैं उसमें जितना हम स्कोर करते हैं वो 100% करते हैं, लेकिन थियोरेटिकल में कुछ ना कुछ जगह गलतियां कर बैठते हैं, जिस वजह से बच्चा 80 में से 80 लाने से बच जाता है, रह जाता है, और तब बहुत ही ज़्यादा आपको अफसोस होता है कि क्यों नहीं आ पाया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी थ्योरी पर ध्यान देना। नेक्स्ट बहुत ही एक कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक, या बहुत ही एक टिपिकल टाइप ऑफ टॉपिक है जो एग्ज़ाम में अक्सर आता रहता है और बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पॉइंट। देखिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन के ऊपर 2 बातें हैं, तो आपको समझना होगा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, आपको लिखना क्या है। पहला जवाब आपका आता है इंडियन कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 39 पार्ट 1 से। उसके अकॉर्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है, देयर इज़ नो लिमिट। कोई भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट को डिस्क्राइब नहीं किया गया इंडियन कंपनीज एक्ट में, और बल्कि वहाँ बोला गया कि इट शुड बी इक्वल टू द अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। तो ये आप ही के ऊपर डिपेंड कर गया, आपके प्रोस्पेक्टस में जो अमाउंट बताया जाएगा वही आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। जबकि अगर हम यही सेम चीज़ बात करते हैं सेबी के इंस्ट्रक्शन के से, तो वो है 90% ऑफ शेयर्स इशूड। तो 90% एक बिल्कुल वो है आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन, लेकिन कंपनीज एक्ट से कोई भी डिफाइन अमाउंट नहीं बताया गया है रिगार्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो अगर आपके एग्जाम में मिनिमम सब्सक्रिप्शन का परसेंटेज पूछे या अमाउंट पूछे, तो इन जनरल तो 90% है एज पर सेबी, लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली पूछे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कितना है, तो आपका जवाब होगा नॉट डिसाइडेड, या इट इज़ नॉट मेंशन, रादर it is the amount equal to the amount mentioned या status in the prospectus। नेक्स्ट आपका आता है डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में इन दोनों के बारे में पूछे जाते हैं, देखने को मिलते हैं। मैं कह सकता हूँ कि हर दूसरे या तीसरे साल में एक बार बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है ये क्वेश्चन। देन मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी, अक्सर बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। एप्लीकेशन मनी का मिनिमम अमाउंट क्या होता है, तो इस पर भी 2 रूल्स हैं। अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 39 की बात करते हैं, पार्ट 2 की बात करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन का रेट है वो नॉट टू बी लेस देन 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। यानी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग 5% जो फेस वैल्यू है उससे कम नहीं हो सकता है। लेकिन सेम वही चीज़ अगर हम सेबी के इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो ये लिखा है कि नॉट टू बी लेस देन 25% ऑफ द इश्यू प्राइस। कंपनीज एक्ट में 5% किसका, फेस वैल्यू का, और यहाँ 25% किसका, इश्यू प्राइस का। ये रूल्स हैं कुछ रिगार्डिंग एप्लीकेशन मनी। देन आते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स कुछ जो कि रिलेटेड टू कॉल्स हैं, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, जिसमें से पहला रूल आपका आता है कि अ पीरियड ऑफ 1 मंथ मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन 2 कॉल्स। जो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल होते हैं उसके बीच में अक्सर 1 महीने का गैप कम से कम होना ही चाहिए। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ वन कॉल शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू अगर 100 है तो उसका 25% हुआ 25 रुपये, यानी कॉल्स की वैल्यू 25 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती है। एंड द लास्ट वन इज 14 डेज नोटिस शुड बी गिवन टू द शेयर होल्डर्स टू पे द अनपेड अमाउंट। तो अगर किसी ने एरियर्स किया है तो उसको पे करने के लिए उसे 14 डेज का नोटिस दिया जाना चाहिए। एंड देन लास्ट वन इज सेक्शन 53 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट अलाउ इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। एज यू ऑल नो कि अब हम शेयर्स को इशू डिस्काउंट पर नहीं कर सकते हैं। हाउएवर सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट allow issue of shares at discount when they are issued as sweat equity shares। जब कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स के तौर पर उसको इशू करती है तो कंपनी सेक्शन 54 के तहत डिस्काउंट पर उसको इशू कर सकती है। तो मान लो आपसे इन जनरल कोई पूछे कि क्या कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है, तो जवाब तो होगा नो। लेकिन अगर सवाल में ये जोड़ दिया जाए कि अगर कर सकती है तो किस कंडीशन में, तो आपको बताना है सेक्शन 54 के अंडर जब कंपनी शेयर्स को स्वेट इक्विटी शेयर्स के तौर पर इशू करती है तो ऐसा कर सकती है कंपनी। नेक्स्ट आपका आता है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एज पर सेक्शन 52 पार्ट 2। तो इसके अंदर 5 पॉइंट्स दिए हैं यूजेज ऑफ प्रीमियम को लेकर, वो आप जरूर से जरूर पढ़ें।
नेक्स्ट इज अल्टरनेट अवेलेबल इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का हम न्यूमेरिकल हमेशा लगाते हैं शेयर्स में, बट उसके थ्योरेटिकल में आपको जरूर पता होना चाहिए कि कौन कौन से अल्टरनेट्स अवेलेबल होते हैं कंपनी के पास, जैसे कि रिजेक्शन ऑफ शेयर्स, कौन से शेयर्स जो एक्सेस में आए हैं, देन प्रोराटा अलॉटमेंट, एंड देन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव टू। ये ऊपर के 1 और 2 कॉम्बिनेशन को मिलाकर कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये 3 तरह के अल्टरनेट कंपनीज के पास होते हैं इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। एंड नेक्स्ट आपका नेक्स्ट और लास्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ESOP, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, या फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ये दो में से एक नाम आपको यूज़ किया जाता है। तो इसके थ्योरेटिकल ही आते हैं, न्यूमेरिकल इसका नहीं आता। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर आपके कंपनीज अकाउंट से है डिवेंचर्स। एज यू ऑल नो कि डिवेंचर का लास्ट चैप्टर डिलीट हो चुका है, तो बचा सिर्फ एक ही है, डिवेंचर्स का फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें थ्योरेटिकली क्या पढ़ेंगे आप? जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स का बेसिक मतलब क्या है? इट डू नॉट कैरी एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब बॉन्ड पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट ना मेंशन हो तो दैट इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। देन नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का नेचर क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि ये पे करना कंपलसरी होता है। देन मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जैसे शेयर्स में मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में है, सेम वही रूल आपके डिबेंचर्स के बारे में भी है, बट सेकंड रूल सेम नहीं है। पहला रूल सेक्शन 79 जो कंपनीज एक्ट का है उसके अकॉर्डिंग इक्वल टू द अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस, ये तो सेम हो गया। सेकंड आपका जो आता है सेबी वाला मामला, वो अलग है। सेबी के अकॉर्डिंग जो 90% था शेयर्स में, वहाँ यहाँ पर क्या है? 75%। तो अक्सर लोगों को शेयर्स का तो 90% याद रहता है, बट डिबेंचर्स का नहीं बच्चे याद रखते हैं। तो आपको याद रखना है कि 75% होता है एज पर सेबी। नेक्स्ट आपका आता है परचेज कंसिडरेशन एंड रिलेटेड टर्म्स। परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, जिसमें एक आता है गुडविल, एक आता है कैपिटल रिजर्व। तो पहला टर्म है कैपिटल रिजर्व। व्हेन द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन द अमाउंट ऑफ टोटल एसेट्स लेस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अगर हम किसी क्वेश्चन में देखते हैं कि टोटल एसेट्स की वैल्यू और लायबिलिटीज़ की वैल्यू घटाने पर जो वैल्यू आए और जो परचेज कंसिडरेशन हो, उन दोनों में फ़र्क होता है, तो एक डिफरेंस आता है गुडविल या कैपिटल रिजर्व। तो बोला गया कि जब परचेज कंसिडरेशन मतलब जो अमाउंट वेंडर्स को पे करना है वो लेस देन हो अगर टोटल नेट एसेट से, तो इन दैट केस कैपिटल रिजर्व होता है। एंड इन केस ऑफ वाइस वर्सा क्या होता है? गुडविल। यानी गुडविल कब आता है? जब परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है इन कंपेरिजन टू द नेट एसेट्स, तो उसका डिफरेंस कहलाता है गुडविल। देन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ये कुछ टर्म्स आपको पढ़ने होंगे, जिसके बाद आपका कंपनीज अकाउंट भी कवर हो गया। अब हम एंटर कर जाते हैं अपने पार्ट बी की तरफ, जिसमें आता है पहला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। इसमें पढ़ना आपको फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, और फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट पढ़ना डेफिनेटली बहुत वास्ट चीज़ है, फिर भी आपको कुछ चीज़ों को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि जरूर जरूर क्या पढ़ें आप। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट मतलब बेसिकली हेडिंग एंड सब हेडिंग किसके? रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अदर करंट लायबिलिटीज, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेंटरीज एंड कैश इक्विवेलेंट। अक्सर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि ये किस हेडिंग में या किस सब हेडिंग में आएगा, तो आप इन चीज़ों के अंदर के कम से कम तीन एग्जाम्पल जरूर से जरूर याद करें, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ऑपरेटिंग साइकिल पर बेस्ड क्वेश्चन। ऑपरेटिंग साइकिल एंड डिटर्मिनेशन ऑफ करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट्स। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है वो ड्यूरेशन जितने समय में कंपनी अपने रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करती है गुड्स में और उससे कैश रियलाइज करती है, उस सभी का टोटल ड्यूरेशन कहलाता है ऑपरेटिंग साइकिल। और वो डिपेंड करता है या वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस। तो एग्जांपल है कि ऑपरेटिंग साइकिल इज ऑफ 15 मंथ्स। मान लीजिए कि ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने का है? 15 महीने का। एंड द अमाउंट पेबल अंडर 15 मंथ्स विल बी कंसिडर्ड एज करंट लायबिलिटी। अब आप बोलोगे सर आपने गलत लिखा है, क्योंकि करंट लायबिलिटी का तो मतलब होता है 12 मंथ्स। लेकिन आपको देखना और समझना यही है इस पॉइंट में कि अगर आपका पेमेंट का जो टाइम है वो 15 महीना है, ठीक है, तो बेसिकली तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज़ हुआ, लेकिन ये 15 महीना आपके ऑपरेटिंग साइकिल के बराबर ही हुआ, इसीलिए ये करंट लायबिलिटीज़ है। यानी नॉन करंट लायबिलिटीज़ के लिए क्या ज़रूरी है कि वो 12 महीने से ज़्यादा भी हो प्लस आपके ऑपरेटिंग साइकिल से भी ज़्यादा हो, तब जाके वो नॉन करंट लायबिलिटीज़ होगा। तो यही लिखा हुआ है कि इट विल बी कंसिडर्ड एज करंट लायबिलिटीज़ एंड द अमाउंट पेबल मोर देन 15 मंथ्स विल बी कंसिडर्ड एज नॉन करंट लायबिलिटीज़। सेकेंड है आपका नेक्स्ट चीज़ कि अगर मान लीजिए आपकी ऑपरेटिंग साइकिल अगर 10 मंथ्स का है, तो अमाउंट पेबल जो होगा 11 महीने का वो करंट लायबिलिटी ही होगा, क्योंकि कई लोग सोचेंगे कंफ्यूज होकर के कि इसका मतलब ऑपरेटिंग साइकिल से अगर ज़्यादा है तो नॉन करंट लायबिलिटीज़। लेकिन इस केस में आप देख सकते हो, मैंने कहा 10 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल और अमाउंट जो पे करना वो 11वें महीने या 11 महीने के बाद करने हैं। स्टिल इट इज़ पेबल अंडर 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर ही तो पे कर रहे हैं ना, इसीलिए ये करंट लायबिलिटी अब भी रहेगा।
एंड आफ्टर 15 मंथ्स इज नॉन करंट लाइबिलिटीज। जबकि उसी केस में जिसमें ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने का है, अगर 15 महीने बाद पे करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि वो ऑपरेटिंग साइकिल से भी ज़्यादा निकल गया और साथ साथ 12 महीने से भी ज़्यादा है, तो इस केस में वो नॉन करंट लाइबिलिटीज कहलाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होता है, जो आपके अमाउंट पेबल की वैल्यू होती है वो 12 मंथ्स से भी ज़्यादा हो एज वेल एज ऑपरेटिंग साइकिल से भी ज़्यादा हो, तब जा करके वो कहलाता है एक नॉन करंट लाइबिलिटीज। सेम यही रूल फॉलो करना आपको नॉन करंट करंट एसेट्स के लिए भी। नेक्स्ट आपका आता है पार्टीज और यूजर्स इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें बेसिकली दो आते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, जो आप सभी क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं इसको। नेक्स्ट आपका आता है चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो कंप्लीटली थियोरेटिकल चैप्टर है, जिसमें आपको पढ़ना क्या है, टूल्स और टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आपका आता है कंपैरेटिव, जो हम न्यूमेरिकली भी पढ़ते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो। ये चार तो वो चैप्टर्स जो हमने सिलेबस में पढ़ लिए हैं, बट कुछ दो ऐसे भी नाम हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं लेकिन हम पढ़ते नहीं, जिसमें से एक है फंड फ्लो स्टेटमेंट, एक है ट्रेंड एनालिसिस। एक बार बोर्ड एग्जाम ऐसा हो चुका है कि बोर्ड में पूछा गया था कि अदर देन कैश फ्लो, रेशियो, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, स्टेट एनी 4 नेम्स ऑफ टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपके पास जब ज़्यादातर नाम उन्होंने ऑलरेडी यूज़ कर लिए, उसके अलावा कुछ पूछ रहे हैं तो आपको पता ही नहीं होगा। इसीलिए आप ज़रूर से ज़रूर याद रखें कि कैश फ्लो के बाद फंड फ्लो और ट्रेंड एनालिसिस भी इसके ही एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट ये आता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस, मीनिंग इसके तैयार रखेंगे आप लोग। पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, बहुत पूछते हैं एग्जाम में ये। और लास्ट आता है आपका लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका कुछ टॉपिक्स है रिलेटेड टू थ्योरी फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देन चैप्टर आपका नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग रेशियोज। इसमें आपको क्या तैयार करना है, मीनिंग ऑफ वेरियस रेशियोज अंडर द वेरियस कैटेगरीज। आप जानते हैं कि 4 कैटेगरीज होते हैं, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, टर्नओवर एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इन चारों कैटेगरी के रेशियोज की मीनिंग को आपको तैयार करना है कि लिक्विडिटी रेशियो की मीनिंग क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो की मीनिंग क्या है, एंड वेरियस कैटेगरीज के रेशियो यानी इन्हीं के सब के आपको ऑब्जेक्टिव्स भी तैयार करने हैं। तो सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरियस रेशियोज, मतलब इन्हीं रेशियोज के आप सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स को भी तैयार करें कि इसको सॉल्व करके हम क्या पता लगाते हैं। जैसे प्रॉफिटेबिलिटीज का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू असेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। लिक्विडिटी का ऑब्जेक्टिव होता है कि ये पता लगाना कि फर्म अपने करंट ऑब्लिगेशंस को टाइम पर पे कर पाती है कि नहीं। द नेक्स्ट इज आइडियल करंट रेशियो। आइडियल करंट रेशियो क्या होता है आपका, 2:1। देन आइडियल लिक्विड रेशियो जो होता है 1:1। आइडियल डेट इक्विटी रेशियो ये भी होता है 2:1। मैक्सिमम बच्चे इन दो को तो रट लेते हैं, लेकिन उसके अलावा डेट इक्विटी को अगर पूछ ले तो बच्चे नहीं जानते हैं, तो बता दो कि वो होता है 2:1। नेक्स्ट एंड लास्ट नेक्स्ट पॉइंट डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स। एंड लास्ट चैप्टर पे अब हम आ जाते हैं जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है। पहले तो आप पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कैश फ्लो एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव को तैयार करना है। देन एक्टिविटीज अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ आपको समझनी और जाननी है कि मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट कितने हैं, 2, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें से डायरेक्ट मेथड हम सिलेबस में पढ़ते नहीं है, डिलीटेड है, हम पढ़ते हैं इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। और फिर अगला पॉइंट आपको जानना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड इट्स एग्जांपल्स फॉर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। फाइनेंशियल कंपनी मतलब ऐसी कंपनी है जिनका मेन बिजनेस क्या होता है, सर्विस सेक्टर का, मतलब फाइनेंस को लेकर के, उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के एग्जांपल्स। और नॉन फाइनेंशियल कंपनीज जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कंपनी, उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के एग्जांपल जैसे कि कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, सोल्ड गुड्स एंड कैश कलेक्टेड, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, ये सब क्या है हमारे एक नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के एग्जांपल। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के एग्जांपल्स की बात करते हैं तो उनके लिए क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट का पेमेंट करना, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट को रिसीव करना, ये सब उनके लिए रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं। देन आपका नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड इट्स एग्जांपल। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के एग्जांपल्स अगेन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। और तीसरा और सबसे लास्ट और कहें तो सबसे इंपॉर्टेंट कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइनेंसिंग एंड नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयार करना, जैसे एग्जाम में क्या क्या होता है ना, पूछते हैं कि डिविडेंड पेमेंट किया है एफकॉन इंडिया लिमिटेड ने, जो कि एक फाइनेंसिंग कंपनी है फॉर एग्जांपल, तो अब बताइए कि ये किस तरह की एक्टिविटी है। तो भाई
इसको आपको पहले समझना पड़ेगा कि जो ट्रांजैक्शन दिया गया है वो फाइनेंसिंग कंपनी का है कि नॉन फाइनेंसिंग का, रेगुलर उसका बिजनेस डीलिंग उसी में होता है कि नहीं होता है, तो इसके बाद आप तय करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है समझना और पता लगाना कि कौन सी एक्टिविटी किस तरह की कैटेगरी में आती है, इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनी और इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। देन आता है आपका नॉन कैश ट्रांजेक्शन, जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ, जैसे डेप्रिशिएशन चार्ज करना, ये सब नॉन कैश आइटम्स है आपके। देन आपका लास्ट पॉइंट आता है एग्जांपल्स ऑफ वेरियस इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो ये जो 3 एक्टिविटीज़ हैं इनसे रिलेटेड कुछ इनफ्लो या कुछ आउटफ्लो। तो जैसे आपसे कोई पूछ लेता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का इनफ्लो बताओ, तो बच्चे अक्सर उसको क्या करते हैं कि जो इनडायरेक्ट मेथड के फॉर्मेट में आता है उनमें से कुछ लिखते हैं, और वो अक्सर गलत होता है। जबकि आपको लिखना क्या होता है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स या गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये सब आपके हैं कैश इनफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। ठीक है, ऐसे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी पूछा जा सकता है। तो ये था एक एफर्ट मेरा, एक थोड़ा बड़ा वीडियो जरूर बना, मानते हैं इस बात को, लेकिन आपने आज के इस वीडियो में इस चीज़ की गारंटी ले ली कि अब आप अपने अकाउंटेंसी के थ्योरेटिकल पार्ट में अपने एक भी नंबर नहीं गंवाएंगे। लेकिन मेरा ये एफर्ट और आप सभी का ये एफर्ट तभी सक्सेसफुल होगा जब आप इस लिस्ट को, जो लिस्ट में आपने नाम देखे उनको तैयार करें। लिख के रखने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप बुक पलट कर इसको तैयार नहीं करोगे तब तक ये आपको कभी भी गारंटी नहीं मिलेगी इसकी। क्लियर हो गई बात? और जानते हो आप सभी लोग कि इतने बड़े कंटेंट को अगर मैं वीडियोस के फॉर्म में बनाऊंगा तो इसको 2-4 पार्ट्स में लाना पड़ता। तो आप सभी के पास भी समय उतने नहीं है ना मेरे पास है, तो अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी समय बचाना, तो इसलिए मैंने शॉर्ट टाइम में आपको एक कंप्लीट पैकेज देने की कोशिश की है कि कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। तो होप सो आज का ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें चैनल को, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।